बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ बुरी न्यूज़ जो कि मार्केट पे इम्पेक्ट कर सकती हैं। रिज़ल्ट सीज़न भी अपना जो सा है वो लास्ट फेज़ जो सा है उसमें आ चुका है, क्योंकि ये जो जून क्लोजिंग का होता है ये सितंबर एंड तक रिज़ल्ट चलता है और उसके बाद आपको पता है फिर साथ ही सितंबर क्लोजिंग का रिज़ल्ट जो है बड़ी तेज़ी से आ जाते हैं। तो सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं इसमें एक्टिविटी जो सी है वो रहती है, और जब आपको पता है रिज़ल्ट सीज़न होता है तो उसमें फिर स्विंग ट्रेड्स बन जाती हैं बहुत सी कंपनीज़ में, जहाँ पे कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो फिर एक्सपेक्टेशन जो हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हैं तो वो मज़ीद आगे मोमेंट मिल जाती है। अदरवाइज़ ये है कि आपको एटलीस्ट एक जो सा जंप मिल जाता है जिसमें आप अगर टाइमली जो सा है वो उसको अवेल कर लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो उसमें भी आपको साथ एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक में ओवरऑल और कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और उनके रिज़ल्ट की वजह से क्या मूवमेंट हो सकती है, तो इनको ज़रा थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, और वो अच्छी खबर जो कि आई जिसकी वजह से मार्केट ने आपने देखा फ्राइडे को एक अच्छी गैप ओपनिंग दी, और अगर आप देखें तो मार्केट ने स्टार्ट ही 300 प्लस पॉइंट से किया था और एक टाइम पे वो 400 से ज़्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव गई। उसके बाद फिर ये है कि मार्केट दोबारा से अपने आप को कंसोलिडेट किया, और लेकिन फ्राइडे को डे एंड पे जो है उसने क्लोजिंग जो सी है वो तकरीबन 100 पॉइंट्स के पास जो है ना वो क्लोजिंग दी, और जो इंडेक्स आपका 46,000 को क्रॉस कर गया था उसने जो है ना 45,750 के पास जो है ना अपनी क्लोजिंग दी। वॉल्यूम ठीक थे क्योंकि एक्टिविटी जनरेट हो गई, और ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में जो कि इस फियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डल थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट तो मिनिमम जो है ना वो कंसिडर किया जा रहा था कि इतना तो इंक्रीज़ होगा। बट अच्छी न्यूज़ और एक सरप्राइज़ था ओवरऑल मार्केट के लिए भी, और जो लोग आपके बिग प्लेयर्स हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उनके लिहाज से भी कि काफ़ी कम चांसेस थे कि जो है ना ये अनचेंज रहेगा। उससे पहले जो र्यूमर्स आती रहीं 300 बेसिस पॉइंट की इमरजेंसी मीटिंग की, वो हम सबको पता है कि उसकी वजह से मार्केट को कैसे जो है ना वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो एनीवेज़ ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसके साथ ही आपको पता है कि 15 और हर फर्स्ट को जो है 30th को 31st को पेट्रोल प्राइसेस जो है उसके ऊपर डिसीजन होना होता है। तो एक फ़ियर था और र्यूमर्स आनी स्टार्ट हो गई थी कि पेट्रोल प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं, और दो के र्यूमर्स यही थी कि कुछ 6-7 रुपये जो है वो इंक्रीज़ होगा। बट जिस तरह इधर से एक एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अनचेंज रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट, इसी तरह ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एकदम दोबारा से फिर एक 20 रुपये से ज़्यादा का जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो पेट्रोल है इस वक्त वो तकरीबन 332 पॉइंट के 32 रुपये के ऊपर जो है ना वो पर लीटर जो है आ चुका है। तो एक माह के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन ये जो हर 15 दिन के बाद चेंज होता है, तो ये तकरीबन 90 रुपये जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी हैं 90 के आसपास। तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म की सिचुएशन है इन्फ्लेशन के लिहाज से, कि इन्फ्लेशन अब किस तरह कंट्रोल होगी नो बड़ी नोज़, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल की बढ़ रही हैं। तो अब तो एक वो जेन्युइन एक रीज़न भी आ जाती है कि जी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो हमें कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरफ से तो अच्छा खासा एक प्रेशर है, और इस प्रेशर के साथ जो चीज़ें भी लिंक करती हैं आपकी इन्फ्लेशन की, वो डेफिनेटली उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉलर कंट्रोल्ड है, वो उस तरफ से चीज़ें अभी जो है मैनेजेबल हैं। उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि एक अच्छी खबर और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो आपके इसमें रेमिटेंसेस होंगे वो शायद इस दफ़ा एक अच्छी फ़िगर्स आएँ, क्योंकि जो आपका इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का जो डॉलर का रेट है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले बढ़ चुका था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस कम होती जा रही थी और लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजना। बट अब क्योंकि उस तरफ क्रैक डाउन है, और एक तो उनका फ़र्क जो है बहुत कम हो चुका है और एक क्रैक डाउन है, तो इसलिए अब वो जो भी रेमिटेंसेस आएंगे तो उम्मीद है कि वो आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है आएंगे, तो आपके रेमिटेंसेस मंथ में अच्छे जो है वो कंसिडर हो सकते हैं। तो फिर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर हवाले से बेहतर न्यूज़ जो है वो आ सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें अगेन, जब तक कि चीज़ें प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं होती, इकोनॉमिक साइड पे अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं, अभी भी कुछ
प्रॉपर जिसे कहते हैं ना आप स्टेबिलिटी, कोई ग्रोथ ओरिएंटेड प्लान, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं। अभी हाथ पाँव जो से वो मारे जा रहे हैं। और क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं कि जिसमें प्रॉपरली आउट ऑफ द बॉक्स और सिंसेरिटी के साथ जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, तो अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये वक्ती कोई एक्शन लेने से या थोड़े से पैसे किसी फ्रेंडली कंट्री से ले लिए, IMF से पैसे ले लिए, तो इन चीज़ों से आपका मुल्क जो है ना वो क्राइसिस से नहीं निकल सकेगा। अगर क्राइसिस से निकलना है तो हमें प्योरली नेशनल सोच के साथ अगर सोच के प्लानिंग करेंगे तो देन ही पॉसिबल। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि तो वक्ती तौर पे कोई चीज़ ठीक होगी और आगे उससे बड़ा डिज़ास्टर जो है ना वो खड़ा हो सकता है। तो इस पूरी चीज़ का आपको पता है फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। और मार्केट जो है फिर ऐसी सिचुएशन में प्रॉपरली एक रैली या एक कंसिस्टेंट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड नहीं बना सकती, डल हो जाती है, उसमें डिप आ जाता है। तो अभी के लिए तो ये है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही जो सी है वो एक्सपेक्टेड है, बट एक जो बहुत बड़ा फियर था इंटरेस्ट रेट का वो खैर टल गया। हाँ, इन्फ्लेशन के वाले से आगे क्या सिलसिला आता है, और अगर फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर वही तलवार हम पे फिर लटकेगी कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें देखेंगे इंटरेस्ट रेट ना इंक्रीज़ हो जाए। बट उम्मीद है कि चीज़ें गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट और आपके जो पावर सर्कल्स हैं वो अपनी तरफ से इस चीज़ पे फोकस एटलीस्ट हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला करना है कि इकॉनमी उस सूरत हाल में ना जाए जिस सूरत हाल में वो डिफ़ॉल्ट की बातें होती थी और उस तमाम चीज़ें होती थी। तो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह मूव करती हैं। उस पूरे सिनेरियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स जो से हैं उनके रिज़ल्ट्स आ गए हैं, किन के आने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थोड़ा सा क्विक रिव्यू जो है वो कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले ज़रा IT सेक्टर में डिस्कस कर लेते हैं। IT सेक्टर में आपको पता है कि सिस्टम का रिज़ल्ट आ चुका है और एवियन का रिज़ल्ट आ चुका है। दोनों ही जो हैं बाइंग रेंज में है। सिस्टम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, जो एवियन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी जो है वो लो साइड पे है, बट रेट अच्छा है। वहाँ पर अगर होल्डिंग है तो होल्ड करना पड़ेगा, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड सिस्टम जो है, सिस्टम का देखें बाइंग रेंज तो ओवरऑल वही 420 से नीचे आए तो बिल्कुल आप बाय करें, और इवन 430 435 पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका 500 ही रखेंगे। हाँ, इनिशियल बीच में स्विंग ट्रेड्स आती हैं। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं तो 50% को ट्रेड करें, 50% होल्ड करें। जो पॉलिसी हम करते हैं तो उसको आप वो जहाँ पे भी 10 15 20 रुपये का आपको गेन मिले वहाँ पे आप उसको ट्रेड करें और फिर नीचे डिप पे दोबारा बाय बैक करें, तो वो इस तरह भी जो है वो ठीक रहता है। उसके बाद नेटसोल की बोर्ड मीटिंग की डेट आ गई है इस वीक में, उसमें मूवमेंट आपको नज़र आएगी, आ सकती है। नेटसोल का भी थोड़ा सा इस तरह का ही अगर आप देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि आप रिज़ल्ट में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं उसके, लेकिन जो उसके प्राइस है, इवन मैं हमेशा कहता हूँ कि 85 से नीचे जितना भी नीचे चला जाए वहाँ पे हर डिप पे उसको बाय करना बनता है, ना कि वहाँ पे पैनिक में आके सेल करना। तो उसमें ये है कि मार्केट जैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करेगी तो ये IT सेक्टर की तो अभी वो परफॉर्मेंस वो रैली नहीं आई, क्योंकि इस दफ़ा रैली को लीड किया था ENP ने, बैंकिंग सेक्टर ने। तो IT सेक्टर एनी केस जब रैली बनाएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट दे के जाएगा। बाकी TRG का रिज़ल्ट अभी डेट अनाउंस नहीं हुई उसकी, और TRG की भी एग्रेसिव मूवमेंट होती है। TRG से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वार्टर में वो प्रॉफिट दे देगा बहुत अच्छा, और हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में ही वो जो है वो लॉस शो करा दे। सो उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, एग्रेसिवनेस रहती है। लेकिन 90 के पास जब वो आता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो वो प्राइस ऐसी है कि जहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, और जैसे ही 100 से ऊपर जाए तो वो लेवल होते हैं जहाँ पे आपने बाय नहीं करना, बल्कि वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। और मैं इसको मेंशन भी तभी करता हूँ TRG को जब भी 90 के आसपास आता है। 100 से ऊपर जब भी होता है तो मैं सिर्फ यही मेंशन करता हूँ कि यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ पर बाय नहीं करनी। और ये सिर्फ TRG के साथ नहीं, कोई भी आप स्टॉक उठा लें तो उसमें हाई साइड पे अभी मार्केट उस तरह की नहीं है कि आप बिल्कुल हाई पे जाके उसको बाय कर लें, क्योंकि अभी मार्केट में वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। बाकी टेली में भी अभी तक जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं आई बोर्ड मीटिंग की। अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है अब टेली, और डबल डिजिट का टारगेट है, और वो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वहाँ तक जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाइंग रेंज वही है, 6.5 से नीचे है तो बाय है, और जैसे ही वो आप उसका टारगेट कर सकते हैं। 8 से ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस 8 का रख के तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं।
उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC के भी डेट अनाउंस नहीं हुई, बट ओवरऑल OGDC 95 से नीचे आप बिल्कुल इसको टारगेट कर सकते हैं और 100 to 105 का एक स्विंग ट्रेड आपको जो है सर मिलेगी। ओवरऑल OGDC के बारे में अच्छी न्यूज़ है, उनकी फर्दर जो इन्हांसमेंट हो रही है प्रोडक्शन के हवाले से, ऑपरेशनल फेज़ में आ रही हैं बहुत से उनके जो से प्रोजेक्ट्स हैं, तो OGDC ठीक है। और अगर वही वाली बात है कि जो वो ये डिविडेंड की न्यूज़ है वो भी आती है तो वो भी फेवरेबल होती है और उम्मीद है कि डिविडेंड अच्छा एक्सपेक्टेड है। अब वो कितना अच्छा आएगा उसके ऊपर फिर फर्दर जो सी है वो मूवमेंट डिपेंड करेगी। PPL की बोर्ड मीटिंग की डेट आ चुकी हुई है, तो लेट्स सी कि PPL किस तरह की अनाउंसमेंट करता है और होपफुली उसके बाद जो है फिर OGDC जो है उसकी रिज़ल्ट डेट तो भी अनाउंस हुई, मे भी पॉसिबिलिटी है कि इसी वीक में शायद वो रिज़ल्ट डेट अपनी अनाउंस कर दें। उसके बाद अटक रिफ़ाइनरी का तो आपको पता ही है, रिज़ल्ट भी आउटस्टैंडिंग आया था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। उसके मुकाबले में जितना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था, पे आउट दिया, बिल्कुल दिया, अच्छा दिया, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे आउट नहीं था। तो उससे पहले बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी जो है वो अटक रिफ़ाइनरी बना चुका था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन उसमें भी वही लोग प्रॉफिट अवेल किया होगा जिन्होंने कि टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और वो 250 से ऊपर जब गया तो देखें अब किसी ने अगर 250 पे जाके बाय कर लिया है तो आई डोंट नो कि वो किस थिंकिंग के साथ बाय की है। पोटेंशियल देखें अटक रिफाइनरी में 300 का भी है, लेकिन वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब मार्केट जो है वो एक सस्टेनेबल मोड में आगे ग्रो करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये 160-170 पे था, तब अगर किसी ने बाय नहीं किया और उसने जाके 250 पे बाय किया है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए कि शेयर जितना मर्ज़ी अच्छा हो, जब वो लो साइड पे हो तब बाय करना है, तब डरना नहीं, और जब हाई साइड पे हो तब बिल्कुल आप डरें और वहाँ पे या तो स्टॉप लॉस लगाएं या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। PRL भी देखें आप, तकरीबन 18.5 आई थिंक टच करके जो है दोबारा आ चुका है 14 के आसपास, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा स्लो रहेगा, रिफाइनरी इकट्ठी ही मूव करती है, ख़ासतौर पर जब अटक रिफाइनरी में मूवमेंट आती है तो उसके बाद फिर NRL PRL ये भी मूव करते हैं। तो अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं दोबारा और ऊपर आपने प्रॉफिट टेकिंग की हुई है तो बिल्कुल आप डिप पे PRL को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद POSO है, PSO इस वक्त 119 के आसपास है, प्राइस ठीक है, एंट्री ले सकते हैं। अगर आप PSO में पहले भी ट्रेड कर चुके हैं तो पोटेंशियल है कि यहाँ से वो मज़ीद ग्रो करेगा। मार्जिन्स भी ठीक हो रहे हैं इनके, OMCs के, पेएबल्स के इश्यूज़ हैं बिल्कुल PSO के, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो PSO जो है इन रेट्स पे जो है वो अच्छा है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे शेयर की तरफ आ जाएँ तो हबको बेस्ट स्टॉक ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सजेस्ट किया है, कंसिस्टेंट पे आउट और कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ, कैपिटल गेन भी और रिजल्ट्स भी अच्छे, तो इसको तो आप होल्ड करें, एक्स कराएं और फर्दर इंशाल्लाह ताला आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको इससे अच्छा गेन जो है वो मिलता रहेगा। उसके बाद बर्जर है जी, बर्जर साइड आइटम है, आई थिंक 22 को बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है, इस वीक में इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने भी वो 58-59 के पास बाई किया, जब इसको हमने टारगेट किया था, इसने 65-66 का एक हाई लगाया और वापस ये फिर डाउनवर्ड आया, तो उनके पास एक चांस होगा जैसे ही अब ये दोबारा 60 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आपने अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना है। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या पे आउट की तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, दे देगा तो फिर डेफिनेटली आगे फर्दर जो है वो एक ज़बरदस्त रैली बन सकती है, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले ये जब 60 से ऊपर जाए तो वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो प्लेस कर दें। उसके बाद आप आ जाएं मिल्लत की तरफ, तो मिल्लत जो है इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया हुआ है कि 435 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है रखा है, इसको भी हमने लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है, ऑलरेडी बहुत अच्छा गेन दे चुका है, एक्स होने के बाद अच्छी रिकवरी दे चुका है। हाँ, अगर 420 से नीचे आए या 400 के पास कभी आए तो इसको आप दोबारा मज़ीद ऐड कर सकते हैं, या जिनका स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ से बाय बैक कर सकते हैं। और अगर किसी ने नई एंट्री लेनी है तो वो थोड़ा सा डिप का वेट करे, तो फिर ये है कि इसका भी टारगेट इनिशियल आप इजीली जो है अभी फ़िलहाल 500 कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये इससे ज़्यादा फर्दर ग्रो कर सकता है। फाइनल वन है जी TPLP का आपको पता है बायबैक चल रहा है, और ये जो इंटरेस्ट रेट की जब भी न्यूज़ आती है तो उसके बाद TPLP में प्रेशर रहता है, और जो कि पूरा साल इसमें प्रेशर रहा। बट 13 से नीचे जो प्राइस है, इस प्राइस पे जिनके पास है ये प्राइस सेलिंग वाली नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करें, बाय
अगर करना चाहते हैं इसमें होल्ड कर सकते हैं तो देन करें, क्योंकि अभी ये काफ़ी स्लो जा रहा है। पिछले साल बहुत एग्रेसिव मूवमेंट रही, इसमें बड़ी स्विंग ट्रेड्स देता था। इस साल थोड़ा सा ये डल जा रहा है, लेकिन जब बायबैक पूरा होगा तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो ज़रूर बनेगी। रिज़ल्ट आ चुका है, नॉर्मल रिज़ल्ट था, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन ये है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे फ्यूचर में आपको दोबारा से उसी तरह ग्रोथ दे सकता है जिस तरह के पिछले साल इसने जो है वो दी थी। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, कौन से स्टॉक को कहाँ पे हम बायबैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, कहाँ पे हमने सेल करना है, ताकि प्रॉपरली जितना मैक्सिमम गेन हम मार्केट से ले सकते हैं वो ले सकें। तो बाकी स्टे पॉजिटिव जी, दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इकनॉमिक साइड पे चीज़ों को बेहतर रखे, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल है और मार्केट अपने आप को संभाल रही है क्राइसिस में। तो एक फ़र्दर जो सारा मूवमेंट यहाँ से इंशाल्लाह अगर आती है तो काफ़ी अच्छा दोबारा से एक आपको बुल रन भी मिल जाएगा और एक अच्छा गेन भी मिल जाएगा। बाकी हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे रिज़ल्ट आते हैं कि कौन से स्टॉक में कितना पोटेंशियल है, उसको हमें कहाँ पे टारगेट करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।